इस कार्यक्रम की दूसरी वक्ता हैं डॉक्टर रेणु जी, फैकल्टी एसोसिएट, भारतीय भाषा एवं साहित्य विभाग, हिंदी, गौतम बुद्ध विश्वविद्यालय, ग्रेटर नोएडा। आदरणीय प्रोफेसर प्रतिभा मुदलियार मैम, डॉक्टर सुमा मैम, डॉक्टर शोभना जी, शफिया फरहीन साहब सर, नागरत्ना मैम और जो लोग भी हमसे जुड़े हुए हैं, आप सभी को मेरा नमस्कार। आखर पत्रिका ने साहित्य संध्या की कड़ी की शुरुआत कर पुस्तक चर्चा के माध्यम से आखर के विकास में एक और कड़ी जोड़ दिया है। आखर को मेरी शुभकामनाएं हैं। चूंकि सुमा मैम बहुत कुछ कह चुकी हैं और मैं वही देख रही थी कि जो उदाहरण मैंने नोट करके रखे थे वही उदाहरण मैं बता चुकी है, तो अब मैं सोच रही हूँ मेरे पास बोलने के लिए है क्या। यह संग्रह मुझे पढ़ते समय बार बार यही लगा कि यह तो मेरी ही भावनाएं हैं। कहीं कहीं लगा कि मैं भी तो ऐसी ही सोचती हूँ, मैं खुद से बातें कर रही हूँ। दरअसल यह सोच लगभग सभी स्त्रियों की होती है। मैं बहुत ज्यादा प्रोफेशनल लोगों की बात नहीं कर रही, जो भी भावुक स्त्रियां हैं उनकी ऐसी ही सोच होती है। और स्त्री के भाव पलों की विशुद्ध सोच जिसे पर बिना कलेवर चढ़ाए ज्यों का त्यों रख दिया गया हो, यह प्रतिभा मैम की कविताओं में मुझे दिखाई देता है। भावुकता को लोग प्रायः बहुत गलत अर्थों में लेते हैं, लेकिन भावुक होना हमें मशीन होने से बचाता है और हृदय में मानव के सहज मनोवृत्तियों का स्पर्श कराता है। इस संग्रह को पढ़ते हुए मुझे 4 बिंदु स्पष्ट रूप से दिखाई देते हैं। पहला है प्रेम और पीड़ा, या फिर दूसरे शब्दों में कहें कि प्रेम की पीड़ा। और दूसरे नंबर पर आता है हृदय की रिक्तता, तीसरे पर स्वाभिमान, और चौथा जो बिंदु मुझे दिखाई दिया परिवार और समाज। सबसे जो मैं प्रेम और पीड़ा इसीलिए कहूंगी क्योंकि सबसे अधिक कविताएं प्रेम और पीड़ा या प्रेम की पीड़ा पर हैं, तो इसीलिए मैंने इसको पहले नंबर पर रखा है। एक कविता नंबर 40 में माँ पर कविता है और उसे पढ़ने के बाद मुझे लगा कि माँ शब्दों में नहीं बांधा जा सकता। माँ को आंखों में ज्योति सी, हृदय में भाव सी, भाषा सी, शब्दों से परे माँ को व्यक्त किया गया है। यह विशुद्ध प्रेम है। और इसके बाद अगर प्रेम दिखाई देता है तो कांता सम्मत प्रेम मुझे दिखाई दिया है। यह एक मिनट बेटू, हंसोगी नहीं इसके बाद। 1 मिनट रह गया है रेणु जी। यहाँ पारलौकिक प्रेम की नहीं बल्कि लौकिक प्रेम की बात हो रही है कांता सम्मत प्रेम में। प्रायः जब हम लोग प्रेम की बात करते हैं तो वह, मैं यहाँ बात कर रही थी लौकिक प्रेम की, जहां पर सांसारिक प्रेम में हम यूटोपियाई प्रेम को भी अक्सर बात करके उदात्त प्रेम की ओर ले जाते हैं। और उदात्त प्रेम मुझे लगता है कि हर जगह संभव नहीं है, और उदात्त प्रेम सबके लिए न तो संभव है और न ही विश्वसनीय सबके लिए हो पाता है। प्रेम आलंबन चाहता है, प्रेम सपने देखता है, सपनों को पूरा होते हुए भी देखना चाहता है, बारिश में बैठकर अंतहीन बातों का सिलसिला चाहता है, मन की कोमलता पर लेपन चाहता है, संसर्ग चाहता है। जैसा कि इस काव्य संग्रह में लिखा है, जब आलंबन होता है तब दिन भी दिन लगता है और जब नहीं होता है तो दिन भी पहाड़ बन जाता है। आलंबन के न होने से पतझड़ महसूस होता है और न होने से पतझड़ महसूस होता है, और होने से हर समय उत्सव जैसा लगता है। इस संग्रह में इसी प्रेम की तो चर्चा है। इस संग्रह में प्रेम में खामोशी को भी बहुत अच्छे से महत्व दिया गया है। एक कविता है खामोशी पर, जो मुझे लगता है कि शब्दों से अधिक खामोशी प्रभावशाली होती है प्रेम में। कवित्री कहती हैं कि तेरे शब्दों के बीच की खामोशी तेरे शब्दों से अधिक बोलती है और कह देती है वह कहानी जो तेरे हंसी के वर्क में छिपी होती है। लेकिन इसी प्रेम की सुखद स्मृतियां जब विछोह की स्थिति आती है तो विछोह की अवस्था में अत्यंत पीड़ादायक लगने लगती है, जो पहली ही कविता पढ़ते समय इस बात का बोध करवा देती है। स्त्रियां
स्वभाव से बहुत भावुक होती हैं और भावुकता में प्रेम की अभिव्यक्ति प्रायः ताकत बनने के बजाय पीड़ा ही देती है। ये अलग बात है कि पीड़ा एक लेवल पे पहुंचने के बाद वेदना में बदलती है और वेदना फिर जाकर ताकत के रूप में आती है। लेकिन जो शुरुआती दौर की होती है, धैर्य डगमगा जाता है और जहां पर धैर्य डगमगाता है ऐसी भावुकता सब में दिखाई देती है। मुझे लगता है ये प्रेम का प्रथम और द्वितीय स्तर होता है और ऐसे में धैर्य डगमगाता है। ध्यान रहे, यहाँ पर मनुष्य की सहज मनोवृत्ति की बात हो रही है, इसीलिए सुकुमार स्पर्श और सांसों की गंध की धुंधली दृष्टि में बदलते ही तकलीफ उस सीमा तक पहुंच जाता है जहां कवित्री पहुंचती हैं। लेकिन सत्य यही है, बहुत दिनों तक प्रेम की पीड़ा नहीं रह सकती। रचनाकार की ताकत है कि वह अपनी रचना में सारी पीड़ा को घोलकर शब्दों के माध्यम से बाहर निकाल दे और तब वह पाठक की पीड़ा बन जाए, और कवित्री यही करती हैं। इसीलिए कवित्री आंसुओं को अंगारों में बदलने की शब्द बेटा अब सॉरी तो कवित्री आंसुओं को अंगारों में बदलने की जो शब्दों की धार को पैना करते हुए चलती हैं, वह हाशिए से निकलकर कागज पे उतरता है और कवित्री इस चीज को लिखती हैं कि मैंने किस तरह से अभिव्यक्ति दिया है, जिसमें अकेलेपन के द्वार से दो दुनिया के बीच पसरती खामोशी की पीड़ा में कवित्री कहती हैं कि तुम्हारी दुनिया के टाइम से बेखबर दुनिया तो है मेरी, मगर बीच में खामोश पड़ा स्पेस भीतर के व्यक्ति को अर्थ का भिन्नार्थ देता है। ये पंक्ति मुझे बहुत पसंद है। एक जगह पर पीड़ा जब अधिक बढ़ जाती है तब वो लिखती हैं कि हृदय पाषाण बन जाता है, सुख दुख में ज्यादा कुछ फर्क नहीं पड़ता। यह भी कविता मुझे बहुत अच्छी लगी। ये कविता है, हाँ, इसकी कुछ लाइनें हैं। पहली पंक्ति है, भीतर जन्म लेता है एक पाषाण सख्त, अश्रु या संवेदना का होता नहीं अवसर। और आखिरी की पंक्तियां हैं, भीगती हूँ आह्वानित राग में मल्हार के निरंतर, नहीं पड़ता फर्क अब जब जन्म लेता है एक पाषाण भीतर। कितनी अच्छी लाइन है, जहां पर किसी लाग लपेट की जरूरत नहीं है। यह हृदय से निकलने वाली बिना किसी रंग रोगन के शब्द निकल रहे हैं। दूसरे नंबर पे जो मुझे इस संग्रह में दिखाई देता है, हृदय की रिक्तता। मनुष्य इस आपाधापी में बहुत खो चुका है, वह खुद को महसूस करना भूल चुका है, बेहद अकेला हो गया है। हमें जिंदगी में बहुत कुछ चाहिए, घर, पैसा, नौकरी, शोहरत, ये सब कुछ मेहनत से मिल जाता है। लेकिन मन का कोई एक ऐसा कोना है, जब हम बैठते हैं अकेले में तो खाली खाली सा महसूस होता है। वह खालीपन क्या है? बहुत इंसान तलाशता है। क्या वह प्रेम है, या जो चाहता है करना वह नहीं कर पा रहा है, या अचेतन अवस्था है? क्या है वह खालीपन जो बार बार हमें आकर कचोटता है? कभी समझ में आता है और कभी नहीं समझ में आता है। बहुत बार ऐसा होता है कि हम जिंदगी में बहुत कुछ करना चाह रहे होते हैं और कोई चीज मन में दबी होती है, हम चाह के भी नहीं कर पाते हैं और उसके विकल्प में कुछ और चुन लेते हैं। जब वह चाहत नहीं पूरी होती है तब विकल्प नजर आता है, और विकल्प के पीछे जो खालीपन है वह विकल्प भर नहीं पाता। तो बेहतर विकल्प मिलने के बाद भी खालीपन को जो अभिव्यक्त करती हैं अपने शब्दों में कवित्री, तो कहती हैं कि तारों से भरा पूरा होकर भी शून्य आसमान रिक्त और खाली। यह खालीपन ही है जो किसी उपेक्षित इंसान को, किसी बुजुर्ग के व्यक्ति के मुंह से निकलता है कि चलो बीत ही गया एक दिन और आज। कितनी पीड़ा है इन पंक्तियों में हर दिन बीतने का, वरना जिंदगी से प्यार तो सबको होता है। कोई नहीं चाहता कि बीत जाए, हर कोई जीना चाहता है।
ऐसे में कवित्री संवेदना का धड़कते रहने की बात करती हैं हर उम्र के पड़ाव पर। अपने आप को महसूस करने की बात करती हैं, जैसे कि बचपन की भूली बिसरी तोतली बातें, यौवन की चिड़िया सी मधुर वेदना, बचपन की उमड़ती वेदना को शांत करने की चाह, संबंधों की उलझी गांठ को सुलझाना और कभी कभी अकेले में बरस जाना बहुत जरूरी होता है और ये होते भी रहना चाहिए। रिक्तता की ही एक कविता है जिसे पढ़ने के बाद मन में बड़ी कचोट सी उठती है। कैसी विडंबना अंधेरा पढ़ने की, कभी किस्मत का, कभी शब्द का, कभी जिंदगी तो कभी पृष्ठ जलाकर अज्ञात भविष्य का। यह कविता मात्र एक कविता नहीं है, यह जीवन में आए खालीपन का संपूर्ण लेखा जोखा है, जिसमें कुछ बदल देने की चाहत छिपी हुई है और एक विवशता है जिसे हम बदल नहीं पाते हैं, बदलना बड़ा मुश्किल होता है। ठीक इसी कविता के आगे की कविता में जमीन पर गिरे सूखा पत्ता को लेकर अस्तित्व को जानने की, पहचानने की छटपटाहट दिखाई देती है, एक व्याकुलता है। इस संग्रह में कविताएं निरंतर विकास की ओर बढ़ती हैं। कवित्री कहती हैं, सुना है कभी चर्च या मंदिर के घंटे की ध्वनि, उसका सन्नाटा और उसका प्रार्थना। ये प्रश्न है, अपने अंदर की जिजीविषा को, अपने अस्तित्व को बताने की चाहत है जिसे कोई सुन नहीं पा रहा है। अपने अंदर की छटपटाहट को कैसे कोई अभिव्यक्त करे। इस संग्रह में मुझे तीसरे नंबर पे जो दिखाई दिया वह स्वाभिमान। कवित्री में, जो कि हम जानते हैं प्रतिभा मैम में कितना स्वाभिमान है व्यक्तिगत तौर पे भी, और उनकी कविताओं में दिखाई देता है कि स्वाभिमान को बड़ी ही कठोरता से उन्होंने दर्शाया है। मैं समझ सकती हूँ, अकेले जब स्त्रियां जीती हैं तो उनका स्वाभिमान अभिमान तक भी पहुंच जाता है और उसको लोग अभिमानी बरताने लगते हैं, जबकि होता वो स्वाभिमान है। और एक अकेली स्त्री का जीना, समाज से खुद को एक कवच बनाकर रखना है, वह स्वाभिमान के कारण ही कवच संभव हो पाएगा और जीवन निर्वाह करना संभव हो पाता है। कुछ रंग बदलते दुनिया में अपने आसमान को खुद समझने वाले को किसी से उधार बादल का टुकड़ा न लेने का जो स्वाभिमान है, वह स्वार्थ, सुख दुख, मोह, इन सब से ऊपर उठाता है। आखिरी जो बात मुझे इस संग्रह में दिखाई देती है, बिंदु, परिवार और समाज। कविता नंबर 10 है। शोभना जी आप म्यूट कर लीजिए। कविता संख्या 10 है और 10 में बेटी पर लिखी गई कविता है, जहां पर 2 पीढ़ियों में अंतर दिखाई देता है। माँ भी बेटी की उम्र से ही होकर गुजरी हैं और माँ से बेटी से होकर माँ बनने का जो सफर है, खुद के अंदर भी बदलाव आया है। और बेटी जब बड़ी हो जाती है और माँ का उम्र बीत गया है तो 2 पीढ़ियों में गैप दिखाई देने लगता है और वहां पर ऐसा लगता है कि माँ बेटी दोनों एक दूसरे को समझ नहीं पा रही हैं। हालांकि उस उम्र से गुजरने के बाद भी, क्योंकि समय बदल रहा है, सोच बदल रही है और समझने का, दोनों अलग अलग अस्तित्व हैं, दोनों अस्तित्व के नजरिए में अंतर आना स्वाभाविक है। इस कविता को बड़े ही स्वाभाविक और खूबसूरती से मैम ने दर्शाया है। कविता नंबर 18 में मातृत्व की अनुभूति को दर्शाया है, जो मातृत्व की अनुभूति बड़ी नैसर्गिक होती है। मातृत्व अपनी ही कोख से जन्मे बच्चे के लिए जरूरी नहीं है। वह जब मातृत्व जागता है तो अपने कोख से नहीं जन्मा हुआ बच्चा भी अपना जैसा लगता है। सबके लिए नहीं जागेगा, जिस कोई विशिष्ट होता है जिसके लिए जागता है। और यह बताती हैं कवित्री कि किसी बच्ची के लिए भी हो सकता है। रिश्तों की परिभाषा में वे कहती हैं कि रिश्तों में दरारें क्या गई, दुआ में उठे हाथों में तलवारें आ गई। ये रिश्तों की बड़ी खूबसूरती से पहचान करवाती हैं। और जब रिश्तों में दरारें आती हैं तो कैसे प्रेम भी दुश्मनी में बदल जाता है। इसी तरह से समाज दिखाई देता है, परिवार के बाद जो समाज दिखाई देता है, और सुमा मैम इस पर बात कर चुकी हैं, कोरोना काल की विभीषिका
जब शहर से गांव लोग लौटने लगते हैं, प्रवासी मजदूर भूखे प्यासे गांव से लौट गए, माताएं अपने बच्चों को हाथ में लेकर गांव की ओर निकल पड़ी और रास्ते में ही गर्भवती माताओं के प्रसव हो गए, जिसे कवित्री ने 21वीं सदी का बेबस पैदल इतिहास कहा है। समाज इनका सिर्फ यहीं तक नहीं है, जॉर्ज फ्लॉयड की मृत्यु का भी उदाहरण प्रस्तुत करता है। कवित्री सत्ता पर सीधे सवाल करती हुई दिखाई देती हैं। वे कहती हैं कि वर्ण, रंग और व्यक्ति की पहचान पर जब सवाल उठ खड़े होते हैं, तब व्यवस्था प्रतिरोध की आवाज दबाती है। चंद सिक्कों के खातिर घोटाले होते हैं, भ्रष्टाचार होते हैं, सत्ता अपने पैरों से हक की आवाज को, गर्दन को दबोच देती है और तब महसूस होता है आई कांट ब्रीथ। लेकिन जॉर्ज फ्लॉयड के साथ हुई घटना ने एक बार फिर से सब में चेतना जागृत की और नस्लवाद, जातिवाद के खिलाफ लोगों की आवाज बुलंद हुई और आंदोलन से इतिहास रचने की संभावनाएं ही सांसें देने लगी और लेने लगी। इस संग्रह में स्त्री की आजादी, स्वतंत्रता दिवस पर कुछ कविताएं हैं। गरीबी रोटी से उठकर शुरू होकर रोटी पर ही खत्म होती है आदि की कविताएं हैं। तो कई सारे जो बिंदु हैं ये इसमें नजर आते हैं, बस देखने की जरूरत है। फिर मैं यही कहूंगी, जैसे कि मैंने शुरुआत में कहा था, कि जो लोग भी थोड़े से संवेदनशील हैं उन्हें अपनी संवेदना इस संग्रह में मिलेगी। और जैसा कि मैंने बताया था कि यह भावुक पलों की कविताएं हैं। यह मन में उठे तूफान के विचार हैं और ऐसी निराभावुकता कलात्मकता से दूर होती है। इसीलिए इस संग्रह में मुझे लगता है, जो मेरा व्यक्तिगत मत है, कि काव्य कला ढूंढने के बजाय मानव मन की सहज मनोवृत्तियों को ढूंढना आवश्यक है। और कविता मानव मन की सहज मनोवृत्ति ही तो है, अभिव्यक्ति ही तो है। मैम, आपको इस संग्रह के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप हमारी गुरु भी रह चुकी हैं, हमारी सीनियर भी हैं, और मैंने पूरी कोशिश की है कि तटस्थता से मैं अपनी बात रख सकूं। आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद। मैम, आपका साउंड म्यूट है। जिस तरह सुमा जी ने और रेणु जी ने मेरी कविताओं पर बोला, शायद मैं नहीं बोल पाती ऐसा, कि क्योंकि एक तटस्थ होकर अपनी कविताओं को देखना संभव नहीं है एक कवयित्री के लिए या लेखक के लिए। अपनी कविताओं को या अपनी कहानियों को देखना संभव नहीं है। लेकिन आप लोगों ने जिस प्रकार मेरी कविताओं पर अपनी बात रखी है, बहुत अच्छा लगा मुझे। शायद मैं ये नहीं सोच पाती जो आप लोगों ने रीड बिटवीन द लाइंस जो कहते हैं ना, उस प्रकार आप लोगों ने सोचा है। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का। मैं इस पर ज्यादा अपनी बात कुछ कहना नहीं चाहती हूँ। हालांकि ये बात जरूर मैं कहना चाहती हूँ कि जब मैंने ये कविताओं का पुस्तक का नाम जब मैंने शीर्षक विहीन कविताएं रखा, तो जो प्रकाशक थे उन्होंने मुझे सीधा सीधा प्रश्न किया, ये क्या कर रही है आप? ऐसा कोई शीर्षक होता है क्या किसी पुस्तक का? इसका दूसरा नाम रखकर अगर दे देंगे। तो मैंने कहा कि नहीं, मुझे यही रखना है। अगर आप इस प्रकार का प्रयोग करने के लिए मुझे अनुमति देते हैं तो ही मैं ये आपके पास दूंगी पुस्तक, नहीं तो मैं छापूंगी नहीं। तो ये एक नया प्रयोग मैंने इसलिए भी किया है क्योंकि मुझे लगा कि किसी एक शीर्षक में अपनी भावनाओं को बांधना संभव नहीं है मेरे लिए, क्योंकि कविताएं बहुत क्षणिकाएं हैं। इसमें कहीं 2 पंक्तियों का है, कहीं 4 पंक्तियों की है, कहीं लंबी कविताएं हैं। एक भाव बताना, एक शीर्षक देना, मुझे लगा कि इससे अच्छा है कि केवल भाव समझ ले अगर पाठक इसको, तो मेरे लिए वही ज्यादा अच्छा रहेगा। और इसीलिए मैंने इन कविताओं का नाम ही नहीं लिया है, कहीं भी शीर्षक नहीं है, बस मैं लिखती गई हूँ बिना शीर्षक के, और उसी प्रकार से मैंने इसको छापा है। जैसा आपने कहा रेणु जी की भावुकता, संवेदना और पीड़ा शायद मेरे उस कवि मन की वो पहचान है। मैं जब कविता लिखती हूँ तो मेरे भीतर का जो भावुक हृदय है वो अपने आप बह जाता है, और तभी मेरी लेखनी भी उठती है। और बाकायदा जब मैं किसी समाज में होने वाली किसी घटना को देखती हूँ तब भी मेरी जब लेखनी उठती है तो वो सामाजिक रूप में आ जाती है।
मैंने कभी भी कोई कविता सोच कर नहीं लिखी। जब मुझे महसूस हुआ तब अपने आप वो कविता मेरे दिमाग में तैयार हुई, कभी एक क्षण में तैयार हो गई है, तो कभी मैंने एक बार लिखा और उसके बाद उसको पूरी तरह उसको कई हफ्तों बाद, कई महीने बाद एक आध कविता मेरी तैयार होगी। जैसे जॉर्ज फ्लायड वाली बात आप जब कह रही थी, जब वो दृश्य जब मैंने देखा था, टीवी पर आया था कि जब अमेरिका में उस जॉर्ज फ्लायड का गला दबाकर मारा गया था बिना किसी कारण के, और वो अश्वेत था, तो वो घटना पता नहीं क्यों मुझे बहुत जाकर छू गई थी। और उस दौरान वो कोरोना काल ही था, उस दौरान ये घटना बहुत चली और मुझे लगा कि इस प्रकार अगर कोई किसी को बांध कर व्यवस्था अगर इस प्रकार दबा देती है तो फिर आवाज ही निकलेगी, अभिव्यक्ति ही नहीं होगी। तो वो कविता उस समय व्यक्त हुई थी। कोरोना काल की कविताओं में दरअसल उस समय की सारी कविताएं, मुझे लगता है हर कवि मन ने उसी दौरान लिखी हुई होगी कोरोना काल की कविताएं, क्योंकि जो घटनाएं हमने कभी सोची नहीं थी, जो कभी इतिहास में घटित नहीं हुआ था, वो सारी घटनाएं हमने देखी। भले ही हम उसका अंग नहीं रहे होंगे, उतनी तकलीफें हमने नहीं भोगी है, एक सुरक्षित जीवन हमने उस समय भी जिया है, लेकिन जिन लोगों ने असुरक्षित रहकर जीवन जिया है उनकी पीड़ा मुझे लगता है कि हर कवि ने अपनी कविता में बोया है। मैंने कुछ लिखा है, बस इतना ही है, लेकिन संवेदनाएं या फिर भावुकता, पीड़ा मेरी कविता में अपने आप आ जाती है। वो शायद मेरी कविता का मैं कहूंगी कि आंतरिक स्वरूप रहा हो और वो अपने आप आ भी जाता है। रेणु ने और सुमा जी ने मेरी कविताओं पर बहुत अच्छे से बात की है। मैं आप दोनों के प्रति आभार व्यक्त करती हूँ। बहुत अच्छा लगा कि, और मैं आपसे चाहती हूँ कि अगर आप लोगों ने इनको शब्द दिया है तो उस पर एक आलेख लिखकर मुझे दे दीजिएगा, कभी मैं उसका इस्तेमाल कहीं ना कहीं करना चाहूंगी। हाँ शोभना, देखो आगे। बहुत बहुत धन्यवाद मैम। कुछ बात करना चाहते हैं क्या? कोई आए थे, वो मुझे वो मैसेज कर रहे थे कि मैं भी इस पर कुछ बोलना चाहता हूँ, लेकिन अभी दूसरी बार नहीं आए वो। जी मैम। मैडम मैं कुछ बोलना चाहती हूँ। हाँ बोलिए, हम ही तो हैं। आपने अभी कहा कि शीर्षक विहीन कविता, और ये जो रखने की हिम्मत आप ही कर सकते हैं मैडम। तो इसीलिए ये जो टाइटल है यही हमें आकर्षित कर रहा था कि क्या है इसमें, और क्यूरियोसिटी बढ़ाती है कि हाँ भाई मैडम ने क्या लिखा है, क्यों शीर्षक विहीन कविताएं रखी। तो आपने अभी बताया नहीं, उससे पता चल जाता है, क्योंकि हर कविता में जो है मतलब अर्थ वो पढ़कर हम लोग शीर्षक समझ सकते हैं, लेकिन कभी भी कोई भी कविता है अगर शीर्षक रख दिया तो उतनी क्यूरियोसिटी नहीं होती, हाँ भाई इसमें ये विषय आ रहा है। तो इसीलिए देखिए मैडम आप है ना सबसे अलग हटकर क्यों है, यही कारण है कि आपकी जो कविता शायद वो आखर हो, आखर पत्रिका हो या इस तरह के टाइटल हो। तो यानी हमने कभी मतलब सुना नहीं है, सुना तो है लेकिन इस तरह भी रखा जा सकता है बोलकर ये नहीं था। एक प्रयोग तो करना होता है ना, प्रयोग कर ले। प्रसिद्धि का मैडम, किताब की इस प्रसिद्धि का कारण एक भी ये रहा है कि हाँ भाई टाइटल जो है सब आकर्षित करता है, और जो न पढ़ने वाला है वो भी शायद जरूर पढ़ेगा कि हाँ भाई क्या है मैडम ने क्या लिखा है। तो बहुत मैडम बोलना तो था, लेकिन मैं सचमुच बताऊं अभी मैं तो आदत लेकिन आपने कहा ना लिख कर देने की हिम्मत कर सकते हो मैडम। बिल्कुल कर देना, आपका स्वागत रहेगा उसके लिए। वैसे कविता में बहुत बैठ कर लिखा है ऐसा नहीं, कई यहाँ की कविताएं तो बहुत पुरानी भी कविताएं इसमें मैंने मिला दी है, अभी की नहीं है। बहुत पुरानी कविताओं को, प्रारंभ की जो संवेदनशील कविताएं वो बहुत पुरानी भी कविताएं बाद में अभी जो पिछले कुछ 4-5 सालों में लिखी है वो उसमें जोड़ दी थी। कोरिया में रहते समय भी मैंने वो जो खालीपन वाली कविताएं जो आती है, रिक्तता की कविताएं जो आती हैं, वो कोरिया में मैंने लिखी हुई थी। हालांकि मेरी बहुत सारी कविताएं बर्फ पर लिखी हुई थी, लेकिन वो कविताएं मेरी गायब होगी, पता नहीं कहाँ, शायद आते समय कुछ हो गया और मेरी वो कविताएं कहीं गायब हो गई थी। अब ध्यान भी नहीं आता है ऐसी कविताओं का। वही मैडम, एक बार जब भावना आ जाती तो हम पेपर में उतार देते हैं, उसी को अगर वो खो गया तो दोबारा वो विचार नहीं उमड़ते मैडम।
तो इसीलिए सबसे अच्छा है कि जब भी विचार आता है तो चलो भाई उसको एक रफ में लिख कर रख दो, देन उसके बाद जब हमें फुर्सत मिलता है तो उसको हम लोग अच्छे से लिख कर रख दें। जैसे रेणु जी बहुत अच्छा लिखती हैं, स्त्री विमर्श पर उनकी कविताएं बहुत अच्छी उम्दा कविताएं होती हैं। बात रेणु मैडम को मैंने पहली बार सुना है। नहीं, रेणु एक बहुत अच्छी कहानीकार है, एक बहुत अच्छी कवयित्री है, बहुत अच्छे से वो रिव्यू करती है। रेणु के व्यक्तित्व का ये वैशिष्ट्य है, बहुत अच्छे से रिव्यू करती है, तटस्थ होकर करती है, तटस्थ होकर। सबसे बड़ी बात यह है कि हाँ मैं इनको जानती हूँ इसलिए ऐसा कहना है, नहीं, वो बिल्कुल तटस्थ होकर पारदर्शी यानी वो कर लेती है। और इसीलिए मैंने कहा भी था कि लिख लो, अगर बोल सकती हो तो बोल लो। मैंने इतना एक वाक्य बता दिया था कि बोल सकती हो तो बोल लो, वो भी मैंने भी नहीं कहा था, शोभना ने ही कह दिया था उसको, शायद मैंने भी नहीं कहा था। सुमा जी को मैंने कहा था कि बोल लो अगर बोलना चाहते हो, तो मैंने कहा था। तो अच्छा लगा कि इस प्रकार की भी दृष्टि कविताओं की ओर देखी जा सकती है। थैंक यू जी। अभी तक कला को हम लोग ढूंढते हैं, भाव पक्ष, कला पक्ष, लेकिन भाव गौड़ हो जाता है। जब कला पक्ष हम बहुत ज्यादा ढूंढने लगते हैं तो भाव गौड़ हो जाता है। हाँ। और यहाँ पर संवेदनाएं व्यक्त हैं, भाव व्यक्त है, तो हमें इसमें कला नहीं ढूंढनी चाहिए। और आजकल की बहुत सारी ऐसी कविताएं लिखी जा रही हैं जिसमें भाव प्रमुख है, कला पक्ष गौड़ हो रहा है। हाँ, गौड़ हो रहा है, यानी अब वो बदल ही गया ना बिल्कुल। जब हम आते हैं, पाठ महत्वपूर्ण हो गया। जब उत्तराधुनिकता की बात करते हैं तो पाठ महत्वपूर्ण हो जाता है। तो आज वो कला वाली बात, यानी अलंकारों का प्रयोग या छंदों का प्रयोग या शैली का प्रयोग, वो सारी चीजें आज कभी नहीं सोचता है। अपने मन में जो उठता है वो अगर संप्रेषित हो रहा है, पाठक तक पहुंच रहा है, अपना भाव पड़ता तो उससे वो खुश भी है। और मुझे लगता है पाठक भी बहुत खुश हो जाते हैं इससे। कहीं कहीं इस प्रकार की कविताएं जो हम देखते हैं कि दुर्बोध भी हो जाती है कभी कभी। और ये दुर्बोधता जब आती है, क्योंकि कवि को शायद अपनी भावना को व्यक्त करने के लिए जब इस प्रकार का शब्द नहीं मिलता है तो वो कविता दुर्बोध भी हो जाती है। भले ही मैं ये नहीं कह रही हूँ कि रेणु की कविता में ऐसा हुआ होगा, या सुमा भी कविताएं लिखती है, ये मैं भी जानती हूँ। कभी देखेंगे आप ये साहित्य संध्या में कब उनका नंबर लगता है, वो भी देखा जाएगा। तो ये चीजें हमें देखनी पड़ेगी जब कविता की बात हम करते हैं। भले ही मैं अपनी कविता की बात नहीं कर रही थी, लेकिन जो आज का ट्रेंड में देख रही हूँ, खास करके जब मैं मराठी कविता को देखती हूँ या अंग्रेजी कविता को पढ़ती हूँ, तो मुझे ये दिखाई देने लगा है कि वो जो हमारा काव्य शास्त्रीय सैद्धांतिक पक्ष जो है वो अब निकल गया है, अब है नहीं है। अब किसी प्रकार का कोई निराला के समय में आ गए मैडम, खुल गए छंद के बंद। नहीं, वो निराला भी लिख लेंगे, लेकिन बाद में जो अभी जो 21वीं सदी की कविता जब हम देखते हैं तो सैद्धांतिक पक्ष कहीं दूर चला गया है। हम लोग विखंडनावाद की चर्चा कर रहे हैं, हम उत्तराधुनिकता की चर्चा कर रहे हैं, डिस्ट्रक्चराइजेशन की चर्चा कर रहे हैं। तो ऐसे समय कविता में आने वाली जो बात रेणु इंडिकेट कर रही है, सूचित कर रही है कि उस कविता में कला पक्ष को महत्व नहीं दिया जा रहा है। और ये सबसे बड़ी बात है कि संवेदना को समझो, इस कवि की भाव को समझो, और भाव अगर महत्वपूर्ण हो जाता है तो कवि संप्रेषित हो जाता है। शब्दों के जाल में अगर भाव फंस गया तो पाठक क्या समझेगा या कवि क्या संप्रेषित करना चाहता है, ये बात हमारे सामने। पांडित्यपन निकल रहा है, पांडित्यपन नहीं होना चाहिए आपकी कविता पर, हावी नहीं होना चाहिए, पांडित्यपन हावी नहीं होना चाहिए। ये बात आज मुझे लगता है कि हर कवि चाहता है और हर पाठक भी चाहता है। जोड़िए कुछ और आप लोग भी, हमारे पास गुस्ताखी माफ। मुझे एक शिकायत है रेणु मैडम और सुमा मैडम दोनों से, क्योंकि इस पूरी पुस्तक में जो मेरी सबसे पसंदीदा कविता थी, मैंने आपको बार बार कहा था, न तेरे घर का पता पूछा वाली, इन दोनों ने उसका जिक्र नहीं किया। मुझे इस बात की बड़ी शिकायत हो रही है दोनों से। तो आप होना चाहिए कि हर पाठक का अलग अलग नजरिया होता है। मुझे लगा था क्योंकि ये ऐसी है ना कि हर किसी को जो आपने लिखा है उस पर सवाल एक मन में उठता ही है कि ऐसा क्यों। जैसा रेणु जी ने कहा कि हमारे मन की बात आपने कही है, तो ये मन की जो 100% बात है वो मुझे इस कविता में नजर आई। तो आपने नहीं उसको चुना, कविता मैंने पढ़ी, ज्यादा हो जाएगा।
अच्छा, ये कविता मैंने पढ़ी है। वो एक शिकायत इस कविता को पढ़ते हुए नहीं, शिकायत करने की वजह जरूरत बताते नहीं है। हो सकता है कि ये वो चर्चा कविता है। आपको ज्यादा कनेक्ट कर गई हो, जितनी जी, कनेक्ट जी। बाकी नहीं, ये मुझे कविताओं भी ने किया कनेक्ट हो, कर वो रही ज्यादा थी। कनेक्ट कर गई हो, आप उस पर बात कर हाँ। सकती हैं। ये मुझे भी कनेक्ट कर रही थी कविता, और मैंने पढ़ा भी। लेकिन इस कविता का चर्चा मैंने किसी खास वजह से नहीं किया है, क्योंकि कभी कभी हम जब उसकी गहराई में जाते हैं तो बहुत सारी परतें खुलती हैं। जी, और प्रेम का जहाँ संयोग वियोग की स्थिति है, और आजकल प्रेम के कई सारे रूप चल रहे हैं, जहां पर विवाह के संबंध में प्रेम है, प्रेमी प्रेमिका में संबंध है, विवाहेतर संबंध है, समलैंगिक विषम लैंगिक में संबंध है, घर पता सब कुछ अपने आप में इन सबसे परे हो गया है। तो न मेरे घर का पता पूछा, न तेरे घर का न पता पूछा, ना तेरी ये गलियों सारी का रुख किया। हाँ। जी जी। तो ये अगर इसके गहराई में हम जाएंगे, तो मैंने जानबूझकर इसकी चर्चा नहीं की थी, अच्छा है कि आपने उठा दिया। हाँ, मुझे अगर नहीं इस पर बात नहीं होती तो मुझे बड़ा बुरा लगता। क्योंकि नहीं, प्रेम एक बिल्कुल सही ऐसा है। है जहां पर हृदय से हृदय स्पर्श करता है, और घर का पता पूछ कर नहीं कोई प्रेम करता है, जी बाद में घर पता चलता है। लेकिन इसमें और भी सारी चीजें आ जाती थी, तो मैंने जी हाँ, आजादी पर controversy सवाल ना उठाया बने गया। इसलिए मैंने नहीं उठाया था। वरना मुझे आजादी पर वो कविता सवाल उठाया है ना, जी वो भी तो बड़ी, आजादी पर भी तो सवाल उठाया गया, वो भी तो बड़ी बात कही है। हाँ, स्त्री की आजादी पर सवाल उठाया गया है, और इसका भी मैंने सारी चीजों को एक इसमें समेटना थोड़ा मुश्किल होता है। जी 10-15 मिनट का समय है, और उसमें भी 2 भागों में इस कार्यक्रम को बांट बांट के करना पड़ता है, जी जी। तो इसीलिए इसको शॉर्ट किया गया। 10 मिनट रह गए हैं। मुझे जी। ये बताइए, रिकॉर्डिंग वाला जो चक्कर है, मैं तो रिकॉर्डिंग तो कर रही हूँ, लेकिन इसको आगे कैसे करना है शोभना, मैं नहीं जानती हूँ। मैं बता देती हूँ मैम। ठीक है, 9 मिनट रह गए हैं, 9:35। अच्छा, तो फिर आप धन्यवाद ज्ञापन कर लीजिए और मैम को बता दीजिए। जी ओके मैम। बाद में फोन पे बता लीजिएगा। जी, वही करना मुझे। और कोई अपना विचार कुछ रखना चाहते हैं तो रख सकते हैं, और हमारे पास 10 मिनट बचा है। नहीं है कोई अभी वहां पर। नहीं है, और शायद रंजना पाटिल कोई है, नहीं जानती। साफिया के पास और दूसरा सवाल नहीं है। है तो, लेकिन समय बहुत सारा कम है। सवाल उमड़ रहा है। ठीक है, वो पूछिए, अभी टाइम आपके लिए ही है। हाँ, मेरा असल में सवाल ये था कि मैंने मैडम की जो पहला कविता संग्रह था हाशिए पर, पता नहीं मैंने कितनी बार पढ़ी है पूरी किताब। लेकिन मैंने एक चीज उसमें गौर ये की है, मैंने मैडम से एक बार पूछा भी था सवाल, वो उनकी कला है ना, जवाब देकर भी नहीं देती, तो वैसा ही जवाब दिया था उन्होंने, मैडम ने, तो मुझे लगा कि नहीं पूछना चाहिए। मैंने उनसे पूछा था कि उनमें और इन कविताओं में बहुत एज गैप दिखाई देता है, तो इसका रीजन मैंने पूछा था उनसे। अब इसका जवाब मैं क्या दूं? आपने पिछली बार भी नहीं दिया था। इसका जवाब मैं देना चाहूंगी। हाशिए पर मैंने भी पढ़ा है, हाशिए पर की कविताएं ज्यादा परिपक्व हैं इस कविता की, इस संग्रह की अपेक्षा। अच्छा, वो तो मेरे टेबल से कभी जाती ही नहीं। और मुझे ऐसा लगता है कि भले वो बाद में लिखी गई हो या पहले लिखी गई हो, लेकिन इस संग्रह में पहले की भी कविताओं को समेट लिया गया है। जी। इसलिए और हाशिए में एक समय में बद्ध होकर लिखी गई कविताएं हैं और सोची समझी हैं, इसलिए वो ज्यादा परिपक्व हैं। और मेरी शीर्षक विहीन कविताओं में भावनाएं जो शुरुआत से लेकर अब तक उमड़ रही है, हाँ, तो उसको समेटा गया है, इसलिए ये थोड़ी सी उसकी अपेक्षा, सॉरी मैम, लेकिन उसकी अपेक्षा कम परिपक्व है। और आपने इसको समेटने की कोशिश की, और शीर्षक विहीन भी इसीलिए दिया कि भावनाओं का शीर्षक क्या होता है, भावनाओं को कोई नाम क्या दे सकता है। इतना उसको शीर्षक विहीन बनाया कि कोई भी उसका शीर्षक रख ही नहीं पाएगा। किसी एक विषय पे थोड़े ना है कि जो बताया जाए, तो इसीलिए शीर्षक की जरूरत नहीं है। कुछ चीजें न घर का पता होंगी न दिल का पता होगा, न शीर्षक का। मुझे लगता है वो हमें मैम के मुंह से एक बार सुन लेना चाहिए। अभी मैम कुछ कविताएं तो आप सुना ही देती, 1-2 कविता तो आप सुना ही सकती हैं।
मैम वही सुनाइए आप। एक मिनट, आपके पास पुस्तक है तो मैं पेज नंबर बता सकती हूँ। पेज नंबर बता देना। 38 मैम। वही निकाला ही था मैंने। 38 पर तो नहीं है, कविता नंबर 38 है। हाँ, पेज नंबर आएगा 69। अब मुझे ही शर्म आने लगी इस कविता को सुनाने में, तुम लोगों ने इतनी चर्चा की उसकी। मैम ये है ही नहीं, वो शाफिया ने जब मैंने कविता लिखी थी तो उस पर उसने बहुत ज्यादा चर्चा भी की थी मेरे साथ। हाँ, ये कई सवालों का जवाब देती है और सवाल उठाती भी है ये कविता इसकी। ये हिम्मत होनी चाहिए। पता पूछा न तेरे घर का पता पूछा, न तेरी गलियों का रुख किया। न तेरे घर का पता पूछा, न तेरी गलियों का रुख किया। न तुझसे उम्मीद रखी, न तुझसे वादा किया। न कोई हक जताया, न हक मांगा। तुझे तेरी आजादी समेत अपनाया। आजादी पर मेरी तूने हर सवाल उठाया, किंतु तुम्हारे हर सवाल पर मेरा सवाल यही कि औरत की आजादी पर इतनी तंग क्यों कर रहे हैं परिभाषा दी। दरअसल इसमें मैं जो कविता में बताना चाहती थी वो पुरुषों की मानसिकता को लेकर बात है। मेरी ऊपर वाला थोड़ा सा मैंने जोड़ दिया है, लेकिन पीछे अगर हम अपनी आजादी की बात करते हैं कि तभी कुछ सवाल खड़े हो जाते हैं। और ये मैंने महसूस किया है, घर परिवार में भी किया है और अपने कार्यस्थल भी किया है। थोड़ी आजादी चाहती है कि तभी प्रश्न चिन्ह खड़े हो जाते हैं। तो ये स्त्री की आजादी को लेकर बात कहनी थी, जबकि स्त्री कई सारे अपने जीवन में कई सारा त्याग भी कर देती है, कई बार ठुकरा भी देती है, लेकिन बावजूद इसके उसके त्याग और ठुकराने इन दोनों पर भी सवाल किए जाते हैं। तो स्त्री की आजादी पर परिभाषाएं इतनी तंग क्यों की जाती है, यही इस कविता की सबसे बड़ी, मुझे मेरे अनुसार जिसको हम कहते हैं नाभि केंद्र जो कहेंगे तो वो यही है। इसमें वो सवाल है जी। 4 मिनट। हाँ धन्यवाद। हाँ, तो धन्यवाद बोल दे। इस कविता के माध्यम से बताना चाह रही थी। आगे ले लो, क्योंकि बाद में बात की भी जा सकती है। हाँ, कैसे धन्यवाद कहें समझ नहीं आता। शब्दों की महफिल में आप सभी का धन्यवाद लायक कोई शब्द नजर नहीं आता। अपनी सभी व्यवस्थाओं के बावजूद आज इस कार्यक्रम से जुड़कर इसे और संपन्न बनाने के लिए प्रतिभा मैम, सुमा मैम, रेणु जी और आज हमारे साथ जुड़े हुए सभी को मैं वैयक्तिक रूप से और आकर हिंदी पत्रिका की तरफ से धन्यवाद व्यक्त करती हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। आपको भी धन्यवाद। थैंक यू, बहुत अच्छी चर्चा रही। आप सभी का धन्यवाद।